नमस्कार। मैं प्रशांत रमन रवि। और जैसा कि कल के वीडियो में बहुत विस्तार से हमने वर्ण का परिचय प्राप्त किया था और उनकी संख्या इत्यादि जो भी उसके रूप हैं उस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो आगे हम और उसी सीरीज को आगे लेकर के बढ़ते हैं और आज हम बहुत विस्तार से वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण के कितने प्रकार हैं, व्यंजन स्वर्ण उसके भी जो प्रकार हैं उस पर हम बहुत गहराई से प्रवेश करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्द है ध्वनि। तो ध्वनि क्या है दोस्तों? ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना हम किसी भी प्रकार के शब्द की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इसे समझें कि ध्वनि और वर्ण में फर्क क्या है। जब हम कहते हैं क तो या ख, ग, घ, कोई भी वर्ण जब हम उच्चरित करते हैं तो इसका उच्चारण हमारे वाग इंद्रियों द्वारा होता है। वाग इंद्रियों से मेरा तात्पर्य है जो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे शरीर में, उनके द्वारा इनका हम उच्चारण करते हैं। तो जब कोई भी वर्ण शरीर की वाग इंद्रियों से उच्चरित होता है तो उसे हम कहते हैं ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को हम कहते हैं वर्ण। इसकी परिभाषा को हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां कुछ लिखा, जैसे क, प, म, ल, और इसका जब उच्चारण मैंने जब वागिंद्रियों द्वारा किया तो ये क्या हो गया? ध्वनि। और जब मैंने इसे लिखा क, प, म और ल तो यह क्या हो गया? वर्ण। अर्थात वर्ण और ध्वनि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको ऐसे समझिए, यहां मैंने लिखा ध्वनि और वर्ण, यानी कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। आगे बात समझ में? वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ध्वनि एक होते हुए भी वर्ण के चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं। ये एक मूलभूत अंतर है जिसे हमें समझना चाहिए। वो कैसे? एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने यहां बोर्ड पर लिखा CLASS क्लास, और यहां हिंदी में लिखा आधा क, ल आकार ला और 100। यहां पे आप देखेंगे कि अंग्रेजी में लिखा गया वर्ण जो है वर्ण चिन्ह क्लास के लिए अलग है और हिंदी में लिखा गया वर्ण चिन्ह क्लास के लिए अलग है, लेकिन दोनों का उच्चारण क्या होता है? क्लास ही होता है। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों में कोई ध्वनिगत भेद नहीं होते हुए भी लिखित रूप का यानी कि वर्णगत भेद है। अर्थात ध्वनि एक हो सकती है, वर्ण चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं। ये एक मूलभूत अंतर है। आइए अब देखते हैं कि व्याकरण शास्त्र के नियमों के हिसाब से वर्ण की क्या परिभाषा है। तो यहां लिखा गया है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात ऐसी मूल ध्वनि, यानी कि यहां पे भी देखिए वर्ण को हम क्या कह रहे हैं? ध्वनि कह रहे हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये परिभाषा तो हम सबने बहुत सुनी है, लेकिन ये जो खंड या टुकड़ा है ये क्या है? कैसे हम समझेंगे कि खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? इसको बारीकी से एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द लिया मैंने यहां पे माता। माता शब्द देखेंगे कि दो ध्वनियों से मिलकर बना है, मां और ता। लेकिन इन दोनों ध्वनियों को जब हम तोड़ते हैं, वर्ण विच्छेद इनका करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है ठीक है, यानी कि म में आधा आधा म हमने इसलिए लिखा कि ये अ से मिलके बना है, और आधा त के बाद आ इसलिए लिखा कि ये तो में आ लगने से ता बना है। यानी कि इसको हमने तोड़ दिया, दोनों ध्वनियों को हमने तोड़ दिया, और अब हम इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। तो ये हमें प्राप्त हुआ वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो खंड या टुकड़े नहीं किए जाने से हमारा तात्पर्य है कि जहां वर्णों को और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, उससे हमारा तात्पर्य है कि खंड या टुकड़े नहीं किए। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया पानी, ठीक है, इसमें दो ध्वनियां हैं, पा और
नी। अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे? आधा प आकार, फिर आधा न और बड़ी ई की मात्रा। अब इसको और ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते, इसे हम समझेंगे कि ये हुआ वर्ण। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए अब हम चलते हैं वर्णों के प्रकार के ऊपर। सामान्यतः वर्ण को दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जो बिना किसी बाधा के उच्चरित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे अ, आ। आप यहां देखेंगे कि ये स्वतंत्र वर्ण है जो बिना किसी अवरोध के उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण जो है वह स्वर वर्णों की सहायता से उच्चरित होते हैं। उस पर हम आगे आएंगे। जैसे कि ले लिया मैंने क एक व्यंजन वर्ण है क्योंकि इसमें क में अ मिला हुआ है, अर्थात व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं, जबकि स्वर वर्ण बिना किसी अवरोध या बाधा के उच्चरित होते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। जब हम स्वर वर्णों को विभाजित करते हैं तो तीन विभाजन हमारे सामने आते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर वर्ण की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है। स्वर वर्ण में ह्रस्व स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें हम ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहते हैं किसी ह्रस्व स्वर को, यानी कि ये जो है ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ एक ह्रस्व स्वर है तो अ और अ दोनों के योग से क्या होगा? आ। तो आ क्या है? एक दीर्घ स्वर है। उसी प्रकार ई यहां पे है तो ई और ई छोटी ई दोनों के मिलाने से क्या बना? बड़ी ई, यानी कि दीर्घ स्वर। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वे स्वर जो ह्रस्व स्वर के आपस में मिलने से बनते हैं। अब आइए बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है और संयुक्त स्वर हम कहते हैं कि दो भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ और औ। और परिभाषा में हमने कहा दो भिन्न स्वर, तो ए जो है अ और ई दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना है ए। फिर ऐ जो है अ और ए भिन्न स्वरों से मिलकर बना है ऐ। ओ जो है अ और छोटा ऊ दोनों दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना है ओ। उसी प्रकार औ जो है अ धन ओ से मिलकर बना है। तो इस प्रकार ये हो गए हमारे 4 संयुक्त स्वर और यह हो गई इनकी बनावट। आइए अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि व्यंजन वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम क कहते हैं तो क में अ मिला हुआ है, फ कहते हैं तो फ में भी अ मिला हुआ है, नी कहते हैं तो न में बड़ी की मात्रा मिली हुई है। तो व्यंजन वर्ण सामान्यतः स्वर वर्ण की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। स्पर्श वर्ण जो है ये क से लेकर म तक, यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क में क ख ग घ ङ 5, च छ ज झ य 5, उसी तरह से क वर्ग से लेकर प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 25। इसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या सिर्फ 4 होती है। इसमें आते हैं य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन स्पर्श और ऊष्म के बीच में आने वाले व्यंजन वर्णों को भी हम अंतस्थ कहते हैं। और तीसरा आता है
ऊष्म व्यंजन वर्ण, यानी कि जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। ये तीनों श इसमें आते हैं और ह आता है, जैसे श, श, स और ह। अगर इनको आप जोड़ दें 25, 4, 29, 4, 33, तो फिर आपके व्यंजन वर्णों की संख्या यहां पे मिल जाती है 33। व्यंजन वर्ण को वायु प्रक्षेप या काल की दृष्टि से भी विभाजित किया गया है। यह विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए भी और हमारी जानकारी के लिए भी। तो वायु प्रक्षेप या काल की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। वायु प्रक्षेप से मतलब है, तात्पर्य है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की कितनी मात्रा मुख से बाहर निकलती है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अल्प प्राण कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु सामान्य मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण शामिल होता है। मैंने यहां पे लिखा है 135, यह इसका कोड है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कौन अल्प प्राण वर्ण है। और इसके अंतर्गत अंतस्थ भी आता है। इसको मैं बहुत आसानी से ऐसे समझें। देखिए, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग में कौन है? 5 है, च, छ, ज, झ और य। 135 से मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो क वर्ग का पहला क्या हो गया? क। तीसरा क्या हुआ? ग। और पांचवा क्या हुआ? ङ। ये तीनों क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। उसी प्रकार च वर्ग का क्या होगा? बोलिए। च पहला, तीसरा ज, पांचवा य। यानी कि 135 मतलब अल्प प्राण। ट वर्ग का क्या हुआ? पहला ट, तीसरा ड और पांचवा ण। वैसे ही त वर्ग का भी और प वर्ग का भी, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा अल्प प्राण होगा। और इसके साथ साथ अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व, ये चारों वर्ण भी अल्प प्राण में आते हैं। चलिए, दूसरा इसका जो प्रकार है वह है महाप्राण। महाप्राण वर्ण हम उन्हें कहते हैं कि जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है या हकार जैसी ध्वनि ज्यादा निकलती है, उसे हम कहते हैं महाप्राण। और आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, यहाँ पे कोड क्या है? 24 और ऊष्म वर्ण। तो 24 कोड से हमारा क्या मतलब हुआ? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो क वर्ग से क्या आया? ख और घ, 24 दूसरा और चौथा। च वर्ग से क्या आया? छ और झ। ट वर्ग से क्या आया? ठ और ढ। वैसे ही त वर्ग से क्या आएगा? थ और ध। प वर्ग से क्या आएगा? फ और भ। तो इसे हम कहते हैं महाप्राण। और इसके साथ साथ जो ऊष्म वर्ण है कौन कौन है? 4 हैं। चारों श और ह, ये चारों और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। बहुत सीधा, सामान्य और आसान सा कॉन्सेप्ट है। अल्प प्राण इज इक्वल टू 135 एंड अंतस्थ। महाप्राण इज इक्वल टू 24 एंड ऊष्म वर्ण। पीछे आपने जाना वायु प्रक्षेप या काल की दृष्टि से व्यंजन वर्ण का विभाजन। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विभाजन है व्यंजन वर्ण का, वह है स्वर तंत्री एवं नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्ण का विभाजन। इसके 2 रूप होते हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। स्वर तंत्री एवं नाद की दृष्टि से विभाजन का मतलब है कि किन वर्णों के उच्चारण में हमारे भीतर की स्वर तंत्रियां जो हैं वह कितनी मात्रा में झंकृत होती है। तो बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी हम समझ लेते हैं। घोष व्यंजन वर्ण हम कहते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरे वर्ण से मतलब क्या हुआ? क वर्ग का तीसरा क्या हुआ? ग। जब हम ग कहते हैं तो हमारी स्वर तंत्र क्या होती है? झंकृत होती है। चौथा वर्ण घ, घ में भी स्वर तंत्री झंकृत हो रही है। और पांचवा वर्ण न या य या न या म,
ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, इसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं घोष। और इसके साथ साथ घोष में आते हैं अंतस्थ, यानी कि चारों वर्ण य, र, ल और व, इनके उच्चारण में भी स्वर तंत्री झंकृत होती है। और एक और वर्ण जुड़ जाता है, वह है ह, यानी कि हकार। ह में भी हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है और झंकार पैदा होता है। तो घोष व्यंजन वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ और ह को शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है अघोष व्यंजन वर्ण। स्वर तंत्री एवं नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्ण का जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन वर्ण। अघोष व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें हम अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि क वर्ग का पहला दूसरा क्या होगा, क और ख। आप देखें कि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, इनका सही उच्चारण क्या होता है, क ख। च वर्ग का क्या होगा, च छ। ट वर्ग का क्या होगा, ट ठ, त थ, प फ। यहां पे झंकार उत्पन्न नहीं हो रहा, इसीलिए स्वर तंत्री एवं नाद की दृष्टि से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसे हम अघोष व्यंजन वर्ण में शामिल करते हैं। इसके अलावा तीनों श, श और स, ये भी अघोष व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो दोस्तों, ये था वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार और उनके प्रकारों के भी प्रकार पर विस्तार से चर्चा। कल के वीडियो में हम एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे, जो कि होगा वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जानकारी के लिए भी। तो बहुत आसान तरीके से उसमें हम ये समझेंगे कि प्रत्येक वर्ण का जो है वह उच्चारण स्थान क्या होता है। अच्छा, इससे पहले कि आज की कक्षा खत्म हो, मैंने कल आपको वर्ण से परिचय कराया था, जिसमें कि एक जो संयुक्त वर्ण जो है स्र, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और स्र जो है वह तालव्य श अर्ध और र से मिलकर के बना है, लेकिन भूलवश, मानवीय भूलवश मैंने बोर्ड पर तालव्य श की जगह स लिख दिया था। तो इसके लिए बहुत विनम्र क्षमा प्रार्थना याचना, और सही जानकारी होगी तालव्य श और र। तो मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, और फिर कल मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, बहुत सरल और रोचक अंदाज में। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं।